गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी ऑनलाइन क्लासें चालू हो रही हैं और क्योंकि 19 कोविड के तहत हमें इसका आदेश मिला हुआ है तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आज मेरा जो विषय है B.Ed में फर्स्ट ईयर में समकालीन भारत एवं शिक्षा और मेरा टॉपिक है अधिकार। देखिए, अधिकार से तात्पर्य है कि अधिकार क्यों आवश्यक है, अधिकार बनते कैसे हैं, व्यक्ति के लिए अधिकार की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहली बात कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। बिना अधिकारों के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है और अधिकार समाज के विकास के लिए, मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अधिकारों के बारे में कहा गया है कि अधिकार बनते कैसे हैं। व्यक्ति समाज के सामने दो प्रकार की मांगे रखता है, एक स्वार्थ मांग, एक सामाजिक मांग। अब अधिकारों के संबंध में जब मनुष्य समाज से कुछ मांगता है तो समाज केवल उन्हीं मांगों को स्वीकार करता है जो सामाजिक हित में होते हैं। व्यक्तिगत और स्वार्थपूर्ण मांगों से समाज का कोई मतलब नहीं होता है। अतः समाज के द्वारा स्वीकार की गई मांग अधिकार बन जाती है और अधिकारों का जो मूलभूत आधार होता है वो होता है समाज कल्याण। अधिकारों का मूलभूत उद्देश्य है समाज कल्याण। अधिकार बनाए इसलिए जाते हैं कि मनुष्य अपना विकास करते हुए सामाजिक हित में समाज का कल्याण करे और अधिकार एक ऐसी तत्व है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपना निरंतर विकास करता है और अधिकारों के लिए व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार के लक्षण क्या हैं? अधिकार मांग है। क्या है? मांग। किससे? अधिकार मांग है या दावा है। व्यक्ति समाज के सामने कुछ दावा पेश करता है, कुछ मांग रखता है और वो अपने विकास के लिए समाज से कुछ मांगे रखता है और समाज जिन मांगों को स्वीकार कर लेती है वो मांग अधिकार बन जाती है, वो दावा अधिकार बन जाता है। दूसरा है अधिकारों का लक्षण, अधिकारों का जो स्वरूप होता है वो सामाजिक स्वरूप है। सामाजिक स्वरूप है। अधिकार समाज, व्यक्ति अधिकारों का उपयोग कहाँ करता है? समाज के अंदर करता है, क्योंकि अरस्तु का कथन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से बाहर केवल दो ही व्यक्ति रहते हैं, एक पशु या देवता। तो अधिकारों का जो उपयोग होगा भरपूर वो समाज में होगा, समाज के बाहर अधिकारों का उपयोग नहीं हो सकता है। अधिकारों के संदर्भ में तीसरा लक्षण आता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता अर्थात सार्वभौमिकता का तात्पर्य है कि अधिकार सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। अधिकारों का स्वरूप समान रूप से, सार्वभौमिकता चाहे कहीं भी हो, कहीं भी रहे, वो किसी भी क्षेत्र में रहे, अधिकार उसको समान रूप से मिलने चाहिए। उसमें कहीं कोई धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथा अधिकारों का लक्षण है, देखने का आता है कि अधिकार राज्यों का संरक्षण, राज्यों का संरक्षण।
देखिए, आज व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं, आज प्रत्येक विश्व में प्रत्येक संविधान में व्यक्ति को अधिकारों की घोषणा की गई है। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 12 से लेकर भारतीय संविधान में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसकी व्यवस्था की गई है, मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो ये संविधान के अंतर्गत ही दिए गए हैं। तो विश्व के अधिकतर संविधानों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो उसके अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यों के, सरकार की है। क्योंकि आज भी कहीं कहीं शक्तिशाली व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, व्यक्ति से अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है। तो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसके लाठी उसकी भैंस। तो निश्चित रूप से अधिकारों, ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्ति के, कमजोर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कैसे करें? तो प्रत्येक देश के संविधान में ही इस बात की व्यवस्था की गई है, अधिकारों का संरक्षण राज्य के द्वारा किया जाएगा। और राज्य यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीनता है, तो निश्चित रूप से सरकार ने इसके लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है। व्यक्ति किसी की अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है, किसी की संपत्ति को छीना गया है, तो व्यक्ति सरकार के कानून के माध्यम से न्यायपालिका में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। भारतीय संविधान की बात करें तो अधिकारों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 32 में, संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। क्या जारी किए जाते हैं? लेख। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति को पुलिस ने शक के आधार पर या किसी कारण से गिरफ्तार कर लिया है, तो उस व्यक्ति को अपने उसको छूटने की, उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से वो व्यक्ति अपने आप को पुलिस से मुक्ति पा सकता है। इसके अंतर क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत यदि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उस व्यक्ति को अपने वकील से बात करने और वकील के माध्यम से 24 घंटे के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से बंदी जेल से बाहर आ जाता है। और उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि जब कोर्ट के सामने व्यक्ति जाता है, तो व्यक्ति देखता है, कोर्ट देखता है, जज देखता है कि व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है। यदि अपराध किया है तो उसको वहां से कस्टडी में दे दिया जाता है, और व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है तो उसको वहां से 24 घंटे के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे का है प्रतिषेध अर्थात आदेश। अब इस प्रकार के अनेक लेख है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यादेश है, प्रंछा है, उत्प्रेषण है। तो इन लेख के माध्यम से, लेख या प्रलेख के माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अगला आता है संविधान के जो अधिकार के जो लक्षण 5 है लोकहित। लोक इससे तात्पर्य कि अधिकारों को बना है इसलिए जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोकहित हो, जन कल्याण हो, व्यक्ति अपना विकास कर सके। व्यक्ति को अधिकारों का अधिकार दिए इसलिए जाते हैं कि व्यक्ति अपना भरपूर विकास कर सके, बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी बाधा के। नेक्स्ट आता है जन कल्याण। अधिकार बनाए इसलिए गए हैं कि समाज के हित में व्यक्ति निरंतर काम करता रहे, जन कल्याण करता रहे, और सातवां है निरंतर
निरंतर विकासशील। देखिए परिस्थितियां परिवर्तित है, बदलती रहती है, तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपना विकास करता रहे, और विकास करता रहेगा तो वो किसके माध्यम से करेगा? अधिकारों के माध्यम से। तो अधिकारों को भी बदलना आवश्यक है। इसलिए भारतीय संविधान में अधिकारों में विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए हैं। तो ये है मांग या दावा, ये अधिकारों के लक्षण। दूसरा है सामाजिक स्वरूप, तीसरा है सार्वभौमिकता, चौथा राज्यों का संरक्षण, पांचवा लोकहित, जन कल्याण और निरंतर विकासशील। ये अधिकारों के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं, अब अधिकार जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं व्यक्ति अपना भरपूर विकास कर सके और बिना किसी भेदभाव के, जिसमें जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति निरंतर अपना विकास करते रहे, जन कल्याण करता रहे। और भारतीय संविधान में जो अधिकारों का वर्णन किया गया है वो 12 से 35 में किया गया है, जो हम आगे देखेंगे। अब अधिकारों की यदि हम परिभाषा की बात करें तो एक विचारक है सालमंड, जिन्होंने कहा है कि सत्य के नियम द्वारा रक्षित का नाम अधिकार है और उनका उपयोग बिना किसी वादा के किया जाना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति उनका अतिक्रमण करता है तो उसके संबंध में व्यक्ति को निरंतर पुलिस के समक्ष जाते रहना और अपने अधिकारों का बचाव करते रहना चाहिए। वस्तुतः अधिकार हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है, और बिना इन अधिकारों का हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखेंगे तो अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकारों का वर्गीकरण अधिकारों का वर्गीकरण यानी अधिकारों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। अधिकारों को मूलभूत रूप से 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक है नागरिक राजनीतिक अधिकार, दूसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार राजनीतिक अधिकारों में हम देते हैं मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार। इसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के, अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार दिया जाता है। और भारत में प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क हो गया है, 18 वर्ष हो गया है, उसको बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार दिया गया है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है पद ग्रहण करने का अधिकार। पद ग्रहण करने का अधिकार, पद ग्रहण करने का अधिकार। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति चुनाव लड़कर किसी प्रकार का सरपंच बन सकता है, एमएलए बन सकता है, सांसद बन सकता है और अपना पद ग्रहण कर सकता है। उसमें कहीं कोई राजनीतिक, कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा कोई इसमें दबाव नहीं है। तीसरा आता है इसके अंतर्गत देखेंगे हम तो कानूनी अधिकार के अंतर्गत हम अधिकार को भागों में बांटते हैं, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। अब नागरिक अधिकार वे होते हैं जो व्यक्ति को देखिए, नागरिक अधिकारों में एक विदेशी, भारत किसी देश के अंदर एक विदेशी भी आता है और एक देशी नागरिक रहता है, तो प्रत्येक अधिकार विदेशी को नहीं मिलते हैं। नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार केवल और केवल
एक देश के नागरिक को मिलते हैं, विदेशी को नहीं मिलते हैं। जबकि नागरिक अधिकार देश के नागरिक को मिलते हैं और विदेशी को मिलते हैं। नागरिक अधिकारों में सबसे लेते हैं हम पहले जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार एक नागरिक, चाहे वो विदेशी हो और चाहे अपने देश का नागरिक हो, प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार है। भारतीय संविधान में भी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार व्यक्ति को किसी परिस्थिति में कोई सरकार नहीं छीन सकती है। चाहे देश पर कितना ही आपात आए, कुछ आपातकाल आए, संकट आए, जीवन का अधिकार हर परिस्थिति में सुरक्षित रहेगा। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्रता पूर्वक अपना विकास करना चाहता है। साथ साथ ये देखा जाता है कि जितनी भी विश्व के अंदर जितनी भी क्रांति हुई, लड़ाई हुई, तो वो किसके लिए हुई? देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए हुई। भारतीय संविधान में भी 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत ये व्यक्ति को अव्यक्तिक स्वतंत्रता दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, अनेक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तीसरा आता है नागरिक अधिकारों में समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, उसे योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उसके अंतर्गत कोई भेदभाव, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है समानता के बाद में संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति का अधिकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक राज्य में संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने की कोशिश की गई है। संपत्ति का अधिकार समाज के हित में इसको नियंत्रित किया गया है, क्योंकि यदि हम संपत्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं तो व्यक्ति अनियंत्रित प्रकार से संपत्ति इकट्ठी करेगा, जिससे आर्थिक विषमता बढ़ेगी। लोग गरीब होते जाएंगे और अमीर होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जिसके पास उत्पादन के जितने अधिक साधन होंगे वो उतना ही संपत्ति को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। इसलिए संपत्ति के अधिकार को वर्तमान परिस्थितियों में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति को कानूनी अधिकार दिया गया है। व्यक्ति संपत्ति इकट्ठी कर सकता है, लेकिन आय से अधिक नहीं। यदि आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी करता है तो फिर वो अपराध करता है और अपराध श्रेणी में आता है। इसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, देखिए शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह स्पष्ट था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अंदर प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक बालिका हैं उनको शिक्षा का अधिकार देना है। शिक्षा क्यों आवश्यक है? शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए एक मूलभूत तत्व है, मूलभूत आवश्यकता है। बिना शिक्षा के व्यक्ति कोई अपना विकास नहीं कर सकता है, और कम से कम प्राथमिक स्तर की शिक्षा तो निःशुल्क होनी चाहिए, जिसमें बालक अपना प्राथमिक कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 8 तक अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सके। तो हमारे संविधान के 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 8 तक बालक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आता है परिवार का अधिकार। परिवार का अधिकार, परिवार का अधिकार परिवार का अधिकार से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन के बाद अपने परिवार को रखने, पालन पोषण करने का अधिकार उसके पास होगा। नेक्स्ट आता है रोजगार का अधिकार। रोजगार का
अधिकार। रोजगार के अधिकार तात्पर्य ये है कि योग्यता के हिसाब से रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय संविधान में इस अधिकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है, व्यक्ति को रोजगार का अधिकार नहीं दिया गया है और इसके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पा रहा है, तो रोजगार का अधिकार संविधान के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। तो ये आपके अधिकारों का प्रकार। अब हम देखते हैं कि अधिकारों के बारे में परिभाषा, अधिकारों की आवश्यकता। भारतीय संविधान में अधिकारों का वर्णन, अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। 12 से 35 ये ध्यान रखें, 12 से 35 में संविधान में मूल अधिकारों का भाग 3 अध्याय 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार, समानता का अधिकार में दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार तात्पर्य कि समानता के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। इसके अंतर्गत कानूनी समानता, व्यक्ति को अस्पृश्यता निषेध किया गया है, लोकहित में समानता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी है, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात पंथ निरपेक्षता को स्वीकार किया गया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी शिक्षण संस्थाओं को भी खोल सकता है, उसके अनुसार अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने नियमों के अनुसार शिक्षण संस्था को चला सकता है। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार से तात्पर्य है कि किसी प्रकार का कोई जाति नहीं की जाएगी, शोषण नहीं किया जाएगा, काम किसी से जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। यदि आप व्यक्ति की इच्छा है कि वो व्यक्ति काम करे या न करे, सरकार ने कार्य के घंटे निश्चित कर दिए हैं, क्योंकि अगेन ताकि किसी का शोषण न होता रहे। व्यक्ति की इच्छा है, व्यक्ति काम करे, अतिरिक्त काम करे या यदि अतिरिक्त काम करेगा तो उसे निश्चित रूप से उसे अतिरिक्त उसको भुगतान करना पड़ेगा। शोषण किसी का अनावश्यक नहीं किया जा सकता है। 5वां आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं
को बिना किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के उसको मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यक्ति अपनी रीति रिवाजों को अपने समाज के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा सकता है। शिक्षा का अधिकार, व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि व्यक्ति अपने विकास के लिए शिक्षा को विकास कर सकता है बिना किसी भेदभाव के, उसको बिना किसी भेदभाव के वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। भारत संविधान में अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक प्राथमिक स्तर शिक्षा को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। अंतिम आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अधिकारों की आत्मा कहा है। इसके बिना कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है। इस अधिकार के माध्यम से ही न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करती है। तो और व्यक्ति अपने अधिकारों को यदि सुरक्षित रखता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से रखता है, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये आज हमने अधिकारों के बारे में जाना और अधिकारों के हमने लक्षण पढ़े, अधिकारों का वर्गीकरण पढ़ा और भारत संविधान के अधिकारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।